स्टार्ट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंटिन्यू डिस्कस करने वाले हम लोग। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम लोग जो है कल सीन और एटी पढ़ लिया था, सीन और एटी पढ़े थे, सीस और ट्रांस पढ़े थे। अगर हम बात करें सीस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीस आइसोमर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस आइसोमर? When two identical group present on same side, cis isomer, opposite side, trans isomer. Seen and anti present in a carbon double bond, nitrogen, carbon double bond, nitrogen. If hydrogen and lone pair, opposite side, syn isomer. Hydrogen and lone pair, parallel, then anti isomer. ये डिस्कस हो गया था, समझ में आ रहा है? अब नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? N डबल बॉन्ड N। तो N डबल बॉन्ड N के केस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि N डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर है, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये GI दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ। रीजन क्या है कि यहाँ पे A और यहाँ पे A दोनों सेम है, बट दोनों अलग अलग एटम पे है। समझ पाए? अगर यही सेम एटम पे होता तो, और इस वाले टाइप के मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड बन रहा है ना, तो हमेशा अलग अलग पे ही होंगे, तो ये GI देगा। क्या ये GI देगा? हाँ। अब ये GI कौन से टाइप का देगा? N डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर इस तरह से और एक हाइड्रोजन इस तरह से। इधर भी ये लोन पेयर यहाँ पे है, हाइड्रोजन इधर है। ये क्या हो जाएगा बोलो? इसको सिन बोल सकता हूं मैं? समझ में आ रहा है या नहीं? एंड सेकेंड वन N डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर इधर, दूसरे का लोन पेयर यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? एंटी। अगर एक सीन लिख रहा हूं तो दूसरा क्या होगा? एंटी ना? नहीं समझा? वन इज अ सीन, अदर वन इज अ एंटी, सीन और एंटी। अब इसी तरह से दूसरे एग्जांपल की मैं बात कर लूं स्टूडेंट, CH3N डबल बॉन्ड N CH3, क्या ये GI देगा? हाँ। कैसे? तो सेम हाइड्रोजन की जगह अपना कौन सा ग्रुप आ जाएगा बोलिए? हाइड्रोजन के रिप्लेस में CH3 आ जाएगा, इधर भी ऐसा, और ये CH3, दोनों CH3 ग्रुप सेम साइड है, क्या बोल दिया जाए? सेम। तो ये हो गए सीन आइसोमर। एंटी क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, लोन पेयर अपोजिट हो जाए। समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैं लिखूं यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर यहाँ पे, दूसरे का लोन पेयर इधर, ये CH3 इस साइड पे है, दोनों अपोजिट में, तो क्या लिख देंगे? N। अब इस नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू इतना एग्जांपल मोर देन इनफ क्या? समझ पा रहे हैं? GI इन साइक्लिक कंपाउंड, GI इन साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डेकालीन। डेकालीन समझ में आ रहा है? डेकालीन जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से, टू साइक्लिक रिंग फ्यूज्ड, समझ में आ रहा है? टू साइक्लिक रिंग फ्यूज्ड विद टू कार्बन, दो कार्बन पे फ्यूज हो रहे हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइसाइक्लो। ये किसका एग्जांपल है? बाइसाइक्लो। ये बाइसाइक्लो का एग्जांपल है। यहाँ पे इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड हो गए, समझ पा रहे हैं? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इधर इस कार्बन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तीनों कार्बन पे एक बॉन्ड हो गया, सॉरी दोनों कार्बन पे एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड बाकी है, वो कौन हो सकता है? हाइड्रोजन। जो नहीं दिखता वो कौन? हाइड्रोजन। तो अब इसी हाइड्रोजन को, अब पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, क्या ये GI देगा? हमें नहीं पता है, पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए ध्यान में रखेंगे, मैं बता रहा हूँ ये कंपाउंड GI देगा। क्या ये GI देगा? हाँ। अब ये GI किस टाइप से देगा वही हमने को डिस्कस करना है, और ये GI क्यों दे रहा है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि ये क्यों दे रहा है GI? तो इसके जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सेम साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिस, और अपोजिट साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ दोनों बॉन्ड अपोजिट है, बट दोनों हाइड्रोजन का डायरेक्शन क्या है? सेम। दिखने में ऐसा लग रहा है एक ऊपर एक नीचे, बट ये बॉन्ड क्या बता रहा है? दोनों अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर, इस तरह से क्या हो जाएगा? दिस इज 6। अगर मैं इस तरह से लिखूं, ध्यान दीजिए,
ये ऐसा है, ये बॉन्ड ऐसा ब्रोकन पे ले लिया जाए, हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं, पक्का? तो ये क्या हो गया? अब ये ट्रांस क्यों हुआ? दोनों हाइड्रोजन अपोजिट में है, समझ पा रहे हैं? तो ये मॉलिक्यूल डेकालीन इसलिए जीआई दे रहा है बिकॉज इसके दोनों हाइड्रोजन के दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी एक ये है कि दोनों सेम साइड हो जाए, दूसरा दोनों अपोजिट साइड। सेम साइड सेम, अपोजिट साइड ट्रांस। समझा? नहीं समझा? दूसरे पॉइंट की बात कर रहे थे, जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड। जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लोएल्कीन अल्कीन की बात करूं मैं, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्कीन के बारे में तो पढ़ लिया है। साइक्लोएल्कीन में कब जीआई होगा? व्हेन डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड भी लास्ट लेक्चर में वही डिस्कस किया था कि किसी साइक्लिक रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो क्या वो जीआई दे रहा है? यस। अगर किसी भी साइक्लिक रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो क्या वो जीआई देगा? नो। GI means cycloalkene. Seven or less carbon, seven or less carbon, cycloalkene cannot give GI। क्या वो जीआई देगा? समझ में आ रहा है? तो 7 और उससे कम कार्बन के साइक्लो अल्कीन, समझ में आ रहा है? और यू कैन से 7 और लेस देन 7 और लेस देन 7 कार्बन साइक्लो अल्कीन कैन नॉट गिव जीआई। क्या वो जीआई देंगे? नहीं। तो अब ये पॉइंट अगर समझा है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? 8 and more, 8 and more cycloalkene gives GI। 7 कार्बन तक नहीं दे रहा है मतलब 8 से देगा ना। अगर बाकी नहीं देते तो हम वो भी लिखते, या नहीं लिखे मतलब क्या? वो जीआई देगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन आए तो लिख लेंगे। नहीं समझा? अपने को ये पॉइंट से नहीं समझते तो हम ऐसा लिखेंगे 8 और मोर कार्बन साइक्लिक अल्कीन या साइक्लो अल्कीन गिव्स जीआई। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है? क्या ये कंपाउंड जीआई देगा? तो हाँ, बट कैसे? इसके जो हाइड्रोजन है इस तरह से। अब मैं बता दूं कि डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पे आएगा तो सिस बन सकता है, और कौन कौन से पोजीशन पे आएगा तो ट्रांस बन सकता है। ये स्ट्रक्चर देख के भी आप समझ सकते हैं। सिस मतलब क्या? सेम, और अब ट्रांस मतलब क्या? अपोजिट। इसके दो हाइड्रोजन देख के अपने को क्या समझ में आ रहा है? बोलो। सिस होगा। तो ट्रांस कब होगा? जब ये डबल बॉन्ड स्टूडेंट इस पोजीशन पे आ जाए, ये पोजीशन पे आ जाए, ये और ये चारों पोजीशन क्या होंगे? ट्रांस। बट कैसे? बराबर ना? हमने बोल दिया, आपने मान लिया, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाएंगे आप लोग मेरे से, जो पॉसिबल नहीं है ना। इस तरह से अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि आपने हाइड्रोजन को इस वाले को रिंग में क्यों लिया? बराबर, राइट? और ये नहीं आना चाहिए। ये कार्बन है और ये कार्बन है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2। समझ में आ रहा है? sp2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। अगर मैं इधर इस हाइड्रोजन को इधर लेके आता हूँ, क्या दो बॉन्ड के बीच में 120 बन रहा है? नहीं, इधर बन रहा है। हाँ, आधे लोग सोचेंगे सर एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा कम है। तो भाई एकदम एग्जैक्ट भी बना सकते हो आप। समझ पा रहे हैं? ये एकदम एग्जैक्ट है। हाँ, अब मेजरमेंट लेके करना है तो पूरे बॉन्ड को वैसे ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ट्रांस। समझ पा रहे हैं या नहीं? यस। तो इस तरह से सिस और ट्रांस बन जाते हैं। समझ में आया? जब डबल बॉन्ड ये पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे इधर 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 और इधर क्या हो जाएंगे? सिस, क्योंकि उनके दोनों के हाइड्रोजन क्या होंगे? सेम साइड।
समझ पा रहे हैं? और ये पोजीशन हाइड्रोजन क्या हो रहा है? अपोजिट। ये पोजीशन पे हाइड्रोजन अपोजिट, इधर भी अपोजिट, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे? ट्रांस। समझ में आ रहा है? अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, क्या ये जीआई देगा? ये जीआई देगा। क्या ये जीआई देगा? नहीं। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 7। नो जीआई ना? नहीं समझा? अब यहीं पे क्या ये जीआई देगा? देखो जरा स्ट्रक्चर, क्यों? रिंग में 8 कार्बन नहीं है, नहीं देगा। यहाँ जीआई तो होगा बट रिंग के 8 कार्बन की वजह से नहीं। किसकी वजह से बोलो? डाई सब्स्टिट्यूटेड। डबल बॉन्ड की वजह से हो रहा है क्या? नहीं। आपको क्या बताया था? डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक रिंग इज जीआई ना? क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से हो रहा है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये जीआई दे रहा है तो आप बोलेंगे हाँ, बट अगर स्टूडेंट आप डबल बॉन्ड की बात करें तब तो ये भी देना चाहिए। क्या ये जीआई देगा? नहीं, नो जीआई। नहीं समझा? तो यहाँ पे जो जीआई बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है वो ध्यान दीजिए। ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है रिंग में, हमने साइक्लिक रिंग में क्या पढ़ा हुआ कि अगर किसी रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो जीआई दे सकता है, तो ये जीआई देगा। अब ये कार्बन काउंट करें, 8 कार्बन है। अरे साइक्लिक रिंग बोला है, 7 और लेस कार्बन साइक्लोएल्कीन। समझ में आ रहा है? साइक्लोहेप्टीन से नीचे वाले जितने भी हैं वो सब जीआई नहीं देंगे, साइक्लोऑक्टीन से जीआई देंगे। नहीं समझा? अब गड़बड़ कर रहे हो। चलो नोट पॉइंट लिख लेते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है क्या कि साइक्लिक रिंग में कौन सा वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा और कौन सा वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। अब दो ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कौन से दो? एक सिस और एक ट्रांस। समझ में आ रहा है? तो 8 to 11 कार्बन के साइक्लोएल्कीन उनका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, किससे? ट्रांस से। किससे? बट more than 12 and more carbon में, 12 and more carbon में trans is more stable than cis। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे रिंग का साइज बड़ा है और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट में। कहाँ पे है? अपोजिट में। एंटी में है ना? क्या यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन होगा? बट इधर पॉसिबिलिटी हो सकता है हाँ, तो इसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं से कम, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। नहीं सर, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से? 11 कार्बन साइक्लोएल्कीन cis form more stable than trans। नहीं समझा? इसी का दूसरा पॉइंट ये कि 12 and more कार्बन साइक्लोएल्कीन ट्रांसफॉर्म more stable than cis। ये ध्यान रखें, आपको फिलहाल इससे ज्यादा नहीं पूछता, तो भी मैं ये सब बता दे रहा हूँ। कभी अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है तो पूछिए, समझ में आ रहा है? अदरवाइज वो सब इतना टफ नहीं पूछे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना कि अगर 7 से कम कार्बन हुए रिंग में डबल बॉन्ड के साथ क्या वो जीआई देगा? नहीं। 7 से कम ना, सुनो जरा, मैंने 7 से ज्यादा नहीं बोला। क्या बोला था? 7 से कम हुआ तो क्या जीआई देगा? 7 से ज्यादा होगा 8 और मोर तो क्या जीआई देगा? पर क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, मतलब साइक्लोएल्कीन। ये पॉइंट क्लियर है? अगर रिंग साइक्लोएल्कीन वाला है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन गिव्स जीआई।
अगर जिसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है डेकाली वो भी जीआई देगा, तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल ध्यान में रखिए। अब ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर कोई ऐसा ग्रुप दे दिया जाए जिसके चार के चारों अटैचमेंट डिफरेंट हो, एक ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लूं, यहाँ ए बी सी डी ऐसे ले लिया, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, क्या ये जीआई देगा? जीआई तो देगा। क्या ये सीसो ट्रांस आइसोमर देगा? नहीं। सीसो ट्रांस का डेफिनेशन क्या है बोलो? आइडेंटिकल ग्रुप। क्या यहाँ कोई आइडेंटिकल दिख रहा है? मैंने क्या बोला कि क्या ये जीआई देगा? सीसो ट्रांस देगा? स्टीरियो आइसोमर देगा? हाँ। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर देगा या नहीं देगा? क्या ये डायस्टीरियोमर देगा? हाँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसके टाइप है? डायस्टीरियोमर के। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? क्लासिफिकेशन पे भी ध्यान दो जरा। तो ये जीआई देगा, समझ में आ रहा है? बट नो सीस एंड ट्रांस आइसोमर। बोलो। बी और डी बोलो। ये सीस और ट्रांस नहीं देगा। बी और डी बोलोगे तो सीस और ट्रांस हो जाएगा। तो ऑलरेडी पढ़ चुकी है टाइप। आइडेंटिकल हुआ तो नहीं, सर फिर उधर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाँ, बी और डी अनइक्वल है तो बी और डी इक्वल नहीं है तो उससे क्या बनता? यहाँ तो चारों अनइक्वल है, यहाँ तो चारों मैंने अनइक्वल ही लिया है ना। बी और डी अनइक्वल बी हुआ तो भी वैसे ही हो ना। ई एन जेड की बात करते हैं, इसको बोलते हैं ई जेड आइसोमर। क्या बोलते हैं? ई जेड आइसोमर। सवाल ये है कि व्हाट इज द ई जेड आइसोमर? ई जेड क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि ई और जेड आइसोमर क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? तो आपको ई जेड ध्यान में रखना होगा। C90 में पढ़ा दिया था ना मैंने आपको। तो ई जेड की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? एंटीजेड। ई का मीनिंग क्या है? एंटीजेड। और जेड का मीनिंग क्या है? जोसा में। जोसा एंटीजेड जोसा। ई जेड एंटीजेड जोसा। समझ में आ रहा है? द मीनिंग ऑफ एंटीजेड सेम अपोजिट साइड। इसका मीनिंग क्या है? अपोजिट साइड। और जोसा में मतलब सेम साइड। ये समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग ये है कि जो सेम साइड है, और एंटीजेड का मीनिंग क्या है? जो अपोजिट साइड। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। ना इजेड अगर आपको फाइंड आउट करना है, इजेड एक अलग टाइप का आइसोमर है जहाँ चारों अलग हैं। क्या अब आइडेंटिकल तो है नहीं, हम सीस ट्रांस मान नहीं सकते, तो यहाँ इन्हीं के आइसोमर के जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नए रूल की डिस्कस करनी होगी। वो रूल क्या है? CIP। तो इजेड assigned by CIP rule, and CIP रूल को ही बोला जाता है सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल समझ में आया? ये रूल किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर। किसके लिए? प्रायोरिटी ऑर्डर। ये CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर अलग होता है। आपने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है प्रायोरिटी ऑर्डर, वो IUPAC के लिए वो अलग है, और यहाँ पे जो है वो अलग है। अगर दोनों सेम होता तो मैं इतना क्यों बताता? समझ पा रहे हैं? तो EZ असाइन बाय CIP रूल, जिसको और क्या बोला जाता है? सीक्वेंस रूल। अब ये CIP के अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं, इनका फुल फॉर्म क्या है? कैन इनगोल प्रीलॉग। कैन इनगोल प्रीलॉग। CIP का मीनिंग क्या है? फुल फॉर्म क्या है? कैन इनगोल प्रीलॉग। ये होता क्या है? EZ असाइन बाय CIP रूल, और EZ क्या है? कैन इनगोल प्रीलॉग। समझ में आया? ये कैसे असाइन किया जाता है? बाय यूजिंग कैन इनगोल प्रीलॉग सिस्टम या रूल। तो ये रूल क्या बोलता है? CIP रूल gives priority order
based on atomic number, based on atomic number। CIP रूल क्या करता है, क्या देता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दिया जाता है, बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर, बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर। हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी, हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब हायर अगर फर्स्ट है तो लोअर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट। समझ में आ रहा है। अब ये सब रूल लिखना नहीं रहता ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर की मैं बात करूं, प्रायोरिटी ऑर्डर जो ऑर्गेनिक में यूज होगा अपने को बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, तो आयोडीन हाइड्रोजन में, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस भी आ सकता है तो लिख दे रहा हूं मैं, बहुत रेयर दिखेगा। देख फास्फोरस के बाद हम लिख देंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं, ये रूल है। अब यहाँ पे भी एक और रूल है कि अगर हाइड्रोजन में ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम आया तो इफ एटॉमिक नंबर are same, then compare by atomic mass, compare by atomic mass। ये समझ में आ रहा है, atomic number are same, then compare by atomic mass। आगे इसी के एग्जांपल, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम। समझ में आ रहा है, इसका मास ज्यादा होता है लेकिन इसका सबसे कम। समझ पा रहे हैं। अगर मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे केसेस में आप क्या देखेंगे, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इफ मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो वहां डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट हुए तो क्या होगा, प्रेजेंट, देन कंसीडर ग्रुप मल्टीपल टाइम। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, राइट, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3। समझ में आ रहा है। तो इसको हम ड्रॉ इस तरह से करेंगे, C N N N। समझ पा रहे हैं। इधर नाइट्रोजन पे, अब नाइट्रोजन को 3 बार कंसीडर किया ना, तो कार्बन भी तो CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन भी तो 3 टाइम्स आएगा। नहीं समझ, इधर एक ही बार है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, C या इधर लिख दिया, 3 बार हो गया, 3 टाइम्स कार्बन तो 3 टाइम्स नाइट्रोजन भी ना। समझ पा रहे हैं या नहीं। रूल क्या है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, कंसीडर ग्रुप मल्टीपल टाइम, जितना बॉन्ड होगा उतनी बार कंसीडर करना है। समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर C डबल बॉन्ड OH है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, O और ये H। एक तो इनके बीच में डबल बॉन्ड था ही, C और O की, अब एक O आया तो एक C भी आएगा, एक इधर या इधर। समझ पा रहे हैं या नहीं। ये उसको ओपन कर रहे हैं, एक CO दूसरा CO। नहीं समझा। मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो इसको 2 बार लिखेंगे, जितना बॉन्ड है उतनी बार हम लिख देंगे। ये लिखने से क्या फायदा होगा, बराबर। अब उसको कंपेयर करते तो समझ में आएगा। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है, दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, सब में तो कार्बन ही है, तो इसको ऐसे समझेंगे। अब ये वाला कार्बन नहीं भी ओपन किया तो भी चल जाए, बट एटलीस्ट आपको ऑक्सीजन ओपन कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है। इधर
ये हाइड्रोजन इस तरह से है। अब क्या हो जाएगा, 6 पहले आएगा। क्यों 6 पहले आएगा? क्योंकि पैरेंट चेन से मेरा कार्बन ही अटैच है। कौन अटैच हो रहा है पैरेंट चेन से? कार्बन। कोई ऐसा कार्बन चेन ले लूं मैं, इसमें मेरा अगर एसिड वाला ग्रुप है तो एसिड ग्रुप ये पैरेंट चेन है, तो एसिड का कौन अटैच हो रहा है पहले? कार्बन ना, C। तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना होगा? 6। रूल हमेशा यही रहेगा, भले नंबर कितना भी बड़ा हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 8, बट मेरा डायरेक्टली जो अटैच है पहले वो ना 6 लिख दिया। अब इनमें जो बिगर नंबर है, सबसे बड़ा कौन है? ऑक्सीजन। 6 के बाद 8, कितने ऑक्सीजन है? 3 टाइम लिख दिया। जरूरत पड़ा तो मैं हाइड्रोजन का 1 भी लिख दूंगा, बट हमें डिफरेंस ऐसे ही मिल जाता है 6 8 8। अब जरा कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे कंपेयर करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करते हैं ना, तो इधर देखो 6, इधर भी 6, 8 8 8 8, इधर 8 इधर 1। which one is higher priority? समझा? नहीं समझा? इस तरह से हम अब इसका शॉर्टकट कैसे समझें? ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। शॉर्टकट ये है, C डबल बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, इधर O है इधर H है। नहीं समझा? ये समझ पा रहे हैं या नहीं? पहले ना अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद शॉर्टकट लेना है। अब इसी टाइप से मैं आपको ऐसा दे दूं, अगर अपने पास CH2 NH2 ग्रुप है, ध्यान देना जरा, और CN ग्रुप है, और बोला जाए इन दोनों में कौन हाईयर है? देख लास्ट कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन 6 7 7, इधर खाली एक ही नाइट्रोजन। which one is हाईयर? इसीलिए ओपन करने को बताया। नहीं समझा? 3 बार है ना, आप इसको एक ही बार समझ लें। CN के बीच में कौन सा C ट्रिपल बॉन्ड है, उसका रिप्रेजेंटेशन इधर। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं समझे होते तो राइट आंसर दे। अभी भी डाउट है तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसमें भी डाउट आता है, और अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH है, 2 कार्बन तो इधर है ही है, डबल बॉन्ड दोनों में है, कार्बन कितने हो जाएंगे? 4, इधर कितने? 3। हाईयर किसको मालूम है? समझ में आ रहा है लॉजिक? नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप बताएंगे। C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया, C डबल बॉन्ड O OCH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड O OH ले लिया। कंटिन्यू एग्जांपल है, चाहिए तो इधर लिख देता हूं। C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया, C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड O H ले लिया। शॉर्टकट भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो ऐसे भी, खाली मुझे आंसर से मत करो। चलो बताओ, which one is the higher priority? सबसे पहले कौन होगा? टोटल 6 नंबर है, उसमें सब में प्रायोरिटी देखना है। which one is the higher? फर्स्ट वाला Cl क्या कहते हैं? नहीं समझ पा रहे? अरे सब में C डबल बॉन्ड O है ना, इसका क्लोरीन 17 है। नहीं समझा? which one is the first priority? फिर उसके बाद सेकंड इधर O है, इधर भी O है, और O के बाद H है, O के बाद C है। समझ में आया? इधर खाली इतना ही है, पर इधर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, तो ये 2 और ये 3। नहीं समझा? इनमें N है, इधर C है, इधर H है, डायरेक्टली देखो 4 5 6। क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है या नहीं? इजी था ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसा एक ग्रुप है, ये सबसे, ये क्या बता रहा है? यहाँ से अटैचमेंट होगा। समझ में आ रहा है?
और ये भी बता रहा है यहाँ से एक अटैचमेंट बीच में से हाई है फर्स्ट सेकंड में कौन आई है फर्स्ट यहाँ सारे कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन है एक आ रहा है ना ये सारे एग्जांपल है ध्यान में रखेंगे अब तो समझ में आ ही गया है अभी भी गड़बड़ होगा नहीं पक्का सोच समझ लो चलो बोलो Second. सेकंड दोनों सल्फर है ना इस तरह से प्रायोरिटी देख सकते हैं तो चलो अगर प्रायोरिटी समझ लिया सब कुछ समझ लिया तो एक एग्जांपल ले लेता हूं एटलीस्ट एक एग्जांपल तो डिस्कस करें समझ में आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया अब ये कब एप्लीकेबल होगा जब चारों अलग होंगे तो चारों अलग होंगे यहाँ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन यहाँ आयोडीन अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो भी इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी ऑर्डर अपने को आता है ये भी पता है कि सिस और ट्रांस नहीं होगा सिन और एंटी नहीं होगा तो होगा क्या ई और जे बट कैसे इस कार्बन पे दो ग्रुप है एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन तो इनकी प्रायोरिटी चेक करेंगे ये 1 ये 2 बराबर ये अलग कार्बन इस कार्बन पे दो अलग ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी देखेंगे आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये 1 ये 2 ऐसे करना रहता है इधर जो दो ग्रुप है उसका नंबरिंग प्रायोरिटी वाइज इधर जो दो ग्रुप है उसका नंबरिंग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तो ये 1 और ये 1 सेम साइड है नहीं समझा तो क्या लिखेंगे 1 सेम साइड Z आइसोमर 1 सेम साइड Z आइसोमर नहीं समझा इसका उल्टा उल्टा सबको उल्टा नहीं करेंगे पता चला कि इसको इधर लेके गए और इसको भी इधर लेके गए तो क्या हो गया वो तो बोलेंगे आप ही तो बोले थे उल्टा कोई एक ग्रुप ना अगर मैं दोनों को लेके जाऊं फिर से 1 सेम साइड गेटिंग माय पॉइंट यस C डबल बॉन्ड C यहाँ पे भी इस तरह से क्लोरीन वैसे खाली क्या कर दिया आयोडीन और ब्रोमीन को चेंज प्रायोरिटी दे दीजिए इधर 1 इधर 2 इधर 1 इधर 2 1 1 अपोजिट साइड क्या हो जाएगा E यही है E और Z ये रूल थोड़ा ज्यादा है और इसके आंसर जो है बहुत इजी है ये जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे ये खाली इसलिए कि आपको ये तो पता होना चाहिए ना प्रायोरिटी किसका ज्यादा किसका कम समझ पा रहे हैं एक बार प्रायोरिटी समझ में आ गया तो इसमें करना क्या है हर कार्बन पे डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या होंगे दो सब्स्टिट्यूएंट दो इधर इसको 1 2 इसको 1 2 अब ये 1 2 देंगे कैसे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी गिवन अकॉर्डिंग टू CIP रूल किसके बेस्ड ऑन है एटॉमिक नंबर हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इसको अभी E और Z है ना कौन सेम साइड होना चाहिए कौन अपोजिट साइड यही कंफ्यूजन है तो ऐसे केसेस में ऐसे याद रखना एक छोटा सा ट्रिक है 1 1 राइट 1 को एक बोल सकते हैं ना मराठी में एक ही बोलते हैं हिंदी में भी एक ही बोलते हैं एक जैसा ना एक जैसा में क्या है Z एक जैसा 1 सेम साइड एक जैसा Z आइसोमर नहीं सर 1 सेम साइड मतलब एक सेम साइड है तो एक जैसा Z आइसोमर एक जैसा Z आइसोमर अब E के लिए कोई लॉजिक की जरूरत है उसका उल्टा समझ में आ रहा है एक जैसा Z आइसोमर इतना लिख लो दैट्स ऑल